Hello everyone, welcome back to my channel. In our today's video, we are going to see the Enlightenment movement. So the very first thing is that कि ये जो Enlightenment थी, it was a socio-cultural and philosophical movement थी. इसको एज ऑफ रीज़न भी बोलते हैं. किसने इन्फ्लुएंस किया था? इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोथ इन साइंटिफिक नॉलेज. जो साइंटिफिक नॉलेज की ग्रोथ हुई थी इन द मिड 17th सेंचुरी, उसकी वजह से ये इनलाइटनमेंट मूवमेंट हमें देखने को मिलती है. इंटेलेक्चुअल्स ने इस एज में क्या क्वेश्चंस किए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, कि चीज़ें क्या हो रही थी, क्यों हो रही थी और कैसे हो रही थी, उनके पीछे रीजंस क्या थे. इट एम्फेसाइज्ड रैशनल थिंकिंग को एम्फेसाइज किया, साइंटिफिक इंक्वायरी को एम्फेसाइज किया, रीजन को एम्फेसाइज किया और इंडिविजुअल फ्रीडम को ओवर द ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशंस एंड अनक्वेश्चनड अथॉरिटीज़. ये जो सब चीज़ें चल रही थी पहले यूरोप में, ब्लाइंड फेथ थे, सुपरस्टिशंस को मानते थे लोग, अनक्वेश्चनड अथॉरिटीज़ थी. अगर चर्च ने कोई बात बोल दी तो उसके आगे मतलब लोगों के पास राइट नहीं था कि वो क्वेश्चन कर सकें कि ये चीज़ ऐसे क्यों है. इसके ओवर हमें क्या देखने को मिलता है? रैशनल थिंकिंग देखने को मिलती है, साइंटिफिक इंक्वायरी देखने को मिलती है. अब जो थिंकर्स थे इस मूवमेंट के, इनलाइटनमेंट मूवमेंट के, उन्होंने क्या बिलीव किया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग या फिर इम्प्रूविंग द सोसाइटी. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू नॉलेज, जो उनके पास नॉलेज है, एजुकेशन है एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो इसने क्या किया? रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया और जो ह्यूमन की जो पोटेंशियल थी उसको भी इम्पोर्टेंस दी इस मूवमेंट ने. सो फर्स्ट वी हैव डोमिनेशन ऑफ चर्च. तो चर्च की डोमिनेंस थी. इंडिविजुअलिज्म का बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया गया, मतलब तब किया जाता था इनलाइटनमेंट मूवमेंट से पहले इंडिविजुअलिज्म नहीं था. लोगों का कोई भी रोल नहीं था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. अगर कोई क्वेश्चन करता था तो उनको भी क्या किया जाता था? क्वेश्चनिंग को भी डिस्करेज किया जाता था. जो साइंटिफिक आइडियाज़ थे उनको सुप्रेस किया जाता था. ये जो डोमिनेशन थी, जो चर्च की डोमिनेशन थी, इसकी वजह से क्या होता है कि जो थिंकर्स हैं वो डिमांड करते हैं. दे डिमांडेड फ्रीडम. उन्होंने फ्रीडम की डिमांड की और थॉट की डिमांड की कि वो अपने थॉट्स भी आगे एक्सप्रेस कर सकें. जो थिंकर्स थे इस मूवमेंट के, उन्होंने क्या डिमांड की कि सेपरेशन हो जाए रिलीजन की एंड रीजन की. देन द सेकेंड पॉइंट इज कॉन्स्टेंट वॉर्स अमंग द रूलर्स. अब जो यूरोपियन रूलर्स थे उनमें आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी. कौन कौन सी चीज़ों पर? जैसे कि पावर को लेकर, टेरिटरी को लेकर या फिर रिलीजन को लेकर, जिसकी वजह से क्या हो गया? इन वॉर्स की वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिली, पॉवर्टी देखने को मिली. जो लोग थे वो सफ़र कर रहे थे. तो यूरोपियन थिंकर्स ने क्या किया? उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, मोनार्की को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया एंड दे सपोर्टेड पीस. उन्होंने किस चीज़ को सपोर्ट किया? पीस को सपोर्ट किया. एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, क्रूसेड्स. जो क्रूसेड्स थी ये होली वार्स थी जो कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में चल रही थी. इनकी वजह से क्या हुआ? बहुत सारे जो यूरोपियंस थे वो एक्सपोज्ड हो गए टू द एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऑफ ईस्ट, क्योंकि इसमें जो एक्सचेंज हुआ था, आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ था. तो इसकी वजह से क्या होता है? दीज क्रूसेड्स एक्सपोज्ड द यूरोपियंस टू द एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ऑफ ईस्ट. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ राइट्स. जो लोग थे वो अवेयर नहीं थे अपने नेचुरल राइट्स थे उनके लिए. उनकी जो सिटीजन्स थे उनकी कोई भी से नहीं थी गवर्नमेंट में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका कोई भी रोल नहीं था. जो किंग था वो रूल कर रहा था एज अ डिवाइन राइट. द किंग रूल्ड बाय डिवाइन राइट. और जो यूरोपियन थिंकर्स थे वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर बॉर्न विद द राइट्स. जैसे कि हमारे पास लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये सभी राइट्स हैं. तो ये उनके नेचुरल राइट्स हैं जो उन्हें मिलने ही चाहिए. देन वी हैव ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशंस. तो पहले क्या था यूरोपियन सोसाइटी में? ब्लाइंड फेथ, चर्च की डोमिनेंस थी, सुपरस्टिशंस को माना जाता था. जो डिसीजेस वगैरह थे उनको भी एक्ट्स ऑफ गॉड कहा जाता था. बट जो ये एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे उन्होंने क्या प्रमोट किया? उन्होंने रैशनल थिंकिंग,
रीज़न को प्रमोट किया, लॉजिकल रीजनिंग को प्रमोट किया, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को प्रमोट किया. देन वी हैव चर्च इंटरवेंशन इन द पर्सनल लाइफ. इट वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस एनलाइटनमेंट मूवमेंट. एक तो चर्च की डोमिनेंस थी, वॉर्स चल रहे थे रूलर्स में, क्रूसेड्स चल रही थी, अवेयरनेस के जो राइट्स की जो अवेयरनेस थी वो नहीं थी लोगों में, ब्लाइंड फेथ था, और चर्च इंटरवेंट कर रहा था लोगों की पर्सनल लाइफ में. नाउ वी आर मूविंग टू द कॉजेज ऑफ एनलाइटनमेंट मूवमेंट कि कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एनलाइटनमेंट के राइज के लिए. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज रिनाइसेंस इन्फ्लुएंस. हमने ऑलरेडी रिनाइसेंस का टॉपिक कवर कर लिया. तो रिनाइसेंस में हमें क्या देखने को मिला था कि इसकी वजह से इट रिवाइव्ड द इंटरेस्ट. जो क्लासिकल ग्रीक और रोमन लर्निंग थी उसका रिवाइवल हुआ था, रीबर्थ हुआ था, और इसकी वजह से इनकरेज होता है, ह्यूमनिज्म को इनकरेज किया, रैशनल थिंकिंग को इनकरेज किया और क्यूरियोसिटी को इनकरेज किया. तो लोगों ने क्या किया, रिनाइसेंस की इन्फ्लुएंस होगी, लोगों ने भी जो ओल्ड बिलीव्स थे या फिर ट्रेडिशंस थे उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमें एनलाइटनमेंट मूवमेंट देखने को मिलती है. देन द सेकेंड इज़ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. जो डिस्कवरीज थी, जैसे कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट किया, न्यूटन, इनकी डिस्कवरीज, इन्होंने क्या किया, प्रमोट किया यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रीज़न को प्रमोट किया गया. जो साइंटिफिक मेथड्स थे, उन्होंने जो पुराने मेथड्स थे, सुपरस्टिशंस थी, ब्लाइंड फेथ्स थे, उनको क्या किया, चैलेंज किया. जो साइंटिफिक मेथड्स थे उन्होंने चैलेंज किया ब्लाइंड फेथ को, सुपरस्टिशंस को. तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि जो ह्यूमन रीज़न है, जो लॉजिकल रीजनिंग है, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. देन द थर्ड पॉइंट इज़ डिक्लाइन ऑफ चर्च अथॉरिटी. हमें चर्च अथॉरिटी का डिक्लाइन देखने को मिला, जो एक रीज़न बनता है इस एनलाइटनमेंट मूवमेंट का. जो चर्च की पावर थी वो वीक हो गई. थी आफ्टर द लुथर्स रिफॉर्मेशन. ये भी हम पढ़ेंगे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में. तो जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनकी वजह से लोगों में क्या हुआ, उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया चर्च की अथॉरिटी को. उन्होंने डिमांड की रिलीजियस टॉलरेंस डिमांड की लोगों ने, और इसकी वजह से क्या होता है, फ्रीडम इंक्रीज हो जाता है, चर्च की अथॉरिटी डिक्लाइन हो जाती है. देन वी हैव ग्रोथ ऑफ रैशनलिज्म मीन्स रैशनल थिंकिंग. जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या एम्फेसाइज किया, किस चीज़ पर एम्फेसाइज किया, उन्होंने लॉजिक पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर, ना कि ट्रेडिशन पर. उन्होंने ब्लाइंड फेथ को बिल्कुल भी एम्फेसाइज नहीं किया. इनका फोकस था कि लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो. थिंकर्स ने क्या बिलीव किया कि जो सोसाइटी है या फिर जो गवर्नमेंट है, इट शुड बी बेस्ड ऑन रीज़न. वो रीज़न के बेस्ड पर होनी चाहिए, ना कि सुपरस्टिशंस और ब्लाइंड फेथ्स. देन वी हैव राइज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. अब जब प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी, किसने डिस्कवर किया इसे, ग्यूटेनबर्ग ने इन 15th सेंचुरी. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बुक्स थी वो स्प्रेड हो गई, न्यूज़पेपर्स स्प्रेड हुए, जो आइडियाज़ थे वो रैपिडली स्प्रेड हो गए अमंग द पॉपुलेशन. तो लिटरेसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी अमंग द मिडिल क्लास. जो एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ थे वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंच गए. देन वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस. इसमें क्या है, हमें एक्सपेंशन देखने को मिली, ट्रेड एक्सपेंशन देखने को मिली, एंड जो ग्रोथ थी मिडिल क्लास ग्रोथ हुई, और नए जो सोशल ग्रुप्स थे वो भी क्रिएट हो गए थे. तो जो मिडिल क्लास थी उन्होंने क्या डिमांड किया, दे डिमांडेड फॉर द पॉलिटिकल राइट्स. उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स डिमांड किए, फ्रीडम डिमांड किया. तो जो फ्यूडल रिस्ट्रिक्शंस थी वो क्रिटिसाइज होने लगी. नेक्स्ट वी हैव द पॉलिटिकल कंडीशंस. तो उस टाइम सोसाइटी में क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की थी,
और अनजस्ट टैक्सेशन थी, जिसकी वजह से लोगों में क्या हुआ, डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो गई। तो थिंकर्स ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया कि जो पावर है वो मिसयूज हो रही है। द थिंकर्स क्रिटिसाइज्ड द मिसयूज ऑफ पावर। और उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की, लिबर्टी और इक्वालिटी। दे डिमांडेड फॉर लिबर्टी एंड equality. And next we have the influence of intellectuals. इसमें हमारे पास 3-4 names हैं, जॉन लॉक, इमैनुअल कैंट, इज़ैक न्यूटन एंड जेरेमी बेंथन. वी हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स. और इन्होंने क्या क्या किया, जॉन लॉक ने दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. कि जॉन लॉक ने, व्हाट इज़ दिस थ्योरी, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है कि जो ये एक आइडिया है कि जो लोग हैं वो वॉलंटरली एग्री करते हैं कि वो एक सोसाइटी फॉर्म करेंगे या फिर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड ऑर्डर. एंड देन वी हैव द सेकंड इंटेलेक्चुअल, इमैनुअल कैंट. इन्होंने क्या कहा था, ड्यूटी बेस्ड मोरालिटी का कंसेप्ट दिया था. इन्होंने क्या कहा था, टेलिंग अ लाई इज ऑलवेज इमोरल रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस. एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ैक न्यूटन. इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था, डेइज्म का कंसेप्ट दिया था, डेंटोलॉजी का कंसेप्ट दिया था. जेरेमी बेंथन ने यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट दिया. इन्होंने कहा कि जो स्टेट है, द स्टेट शुड एम फॉर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस. ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस के लिए एम करना चाहिए ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. These all were the causes of enlightenment movement. Now we are going to see the features of enlightenment. So the very first feature is scientific advancements. ये हमने already उसके factors में भी देख लिया. scientific advancements हुई थी, printing press invent हो गया था, और बाकी क्या, observation और एक्सपेरिमेंटेशन, ये सभी चीज़ों को इम्पॉर्टेंस मिलने लग गई थी ओवर द सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड फेथ्स. नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लोरेशन ऑफ वर्ल्ड. वर्ल्ड की एक्सप्लोरेशन कैसे स्टार्ट होगी, क्योंकि नेविगेशन टूल्स आ गए थे, नेविगेशन स्टार्ट हो गई थी. एंड देन वी हैव न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़. हमें न्यू सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज़ देखने को मिले. लेसेस फेयर अप्रोच देखने को मिली. जनरल विल का आइडिया हमें देखने को मिला. ये जो आइडिया था जनरल विल का, इट वाज गिवन बाय रूसो. ये क्या है, जनरल विल का क्या मतलब है कि कलेक्टिव विल है लोगों की, दैट एम्ड एट प्रमोटिंग द कॉमन गुड एंड पब्लिक वेलफेयर, के पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करना है. नेक्स्ट वी हैव नेचुरलिज्म. इसमें क्या था कि जो यूनिवर्स है वो गवर्न करता है बाय वेरियस लॉज, नेचुरल लॉज. जो लाइफ है हमारी, दैट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉज. जो नेचुरल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग है जो लाइफ है वो ऑपरेट करती है, रैदर देन द डिवाइन मेराइकल्स, जो कि हमारी पुरानी मेडिवल यूरोप सोसाइटी थी जिसमें बिलीव करती थी कि जो सुपरस्टिशंस होते हैं, ब्लाइंड फेथ में बिलीव करती थी. बट जो एनलाइटनमेंट है इसमें क्या फीचर हमें देखने को मिलता है नेचुरलिज्म का, कि जो लाइफ है दैट इज़ ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉज. अब जो ह्यूमंस हैं दे आर कैपेबल ऑफ यूजिंग देयर फैकल्टी ऑफ reason. The humans are capable of using their faculty of reason to gain the knowledge. कि वो अपनी रैशनल थिंकिंग, अपनी रैशनैलिटी के साथ क्या कर सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं. Then we have the next point, relativism. रिलेटिविज्म का क्या मतलब है, that everything is related. ये जो वैल्यूज़ हैं या फिर मॉरल प्रिंसिपल्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है. दे वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड कल्चर. ये टाइम, प्लेस और कल्चर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वेरी करते हैं. तो हमें रिलेटिविज्म फीचर देखने को मिला. नेक्स्ट वी हैव इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है कि जो लोग हैं, पीपल कैन अचीव एनीथिंग. उनके पास क्या है, पोटेंशियल है. ह्यूमन पोटेंशियल को इम्पॉर्टेंस दी गई. एंड जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी की सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है. और इस इंडिविजुअलिज्म ने किसको चैलेंज किया, एब्सोल्यूट मोनार्की को. एब्सोल्यूट मोनार्की को चैलेंज किया इस इंडिविजुअलिज्म ने, और जो रिजिड सोशल स्ट्रक्चर्स थे उनको भी चैलेंज किया. एंड जो हमने पॉइंट पढ़ा था एक्सप्लोरेशन ऑफ वर्ल्ड का, उसमें हम ये कुछ नेम्स याद रख सकते हैं. नेविगेशन स्टार्ट हो गई थी. वास्को दी गामा ने किस चीज़ को डिस्कवर किया था, इंडिया को डिस्कवर किया था थ्रू द सी रूट. और इसने क्या किया था, स्ट्रेंथन कर दिया था ट्रेड को
और कल्चरल एक्सचेंज को। देन वी हैव टू रिमेंबर द नेम क्रिस्टोफर कोलंबस। इसने किस चीज़ को डिस्कवर किया? इसने अमेरिका को डिस्कवर किया, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, यूरोप की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वर्ल्ड की, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन वी हैव हेनरी द नेविगेटर। ही डिस्कवर्ड Africa and which encourages the exploration and navigation. So these are the names that we have to remember in this point, exploration of the world. इसके अलावा हमारे पास एक और पॉइंट है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का क्या मतलब होता है कि इस आइडिया को प्रमोट करना दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, कि जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंसेस से आती है और ऑब्जर्वेशन से आती है, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये इनलाइटनमेंट मूवमेंट का मेन आइडिया था कि साइंटिफिक इंक्वायरी को या रैशनल थिंकिंग को इन्होंने प्रमोट किया। सो दिस इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ दिस इनलाइटनमेंट मूवमेंट विच इज़ एम्पिरिसिज्म। इसके अलावा हम प्रोग्रेसिविज्म भी एक फीचर बोल सकते हैं इनलाइटनमेंट मूवमेंट का, जिसका क्या मतलब है कि जो पावर्स हैं, थ्रू द पावर्स ऑफ रीज़न एंड ऑब्जर्वेशन, रीज़न और ऑब्जर्वेशन की पावर्स की वजह से ह्यूमन क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड प्रोग्रेस कर सकते हैं। ह्यूमन्स कैन मेक अनलिमिटेड प्रोग्रेस ओवर टाइम। और ये चीज़ किसकी वजह से पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल थ्रू द पावर्स ऑफ रीज़न एंड ऑब्जर्वेशन। बेसिकली जो हमने सभी फीचर्स पढ़े हैं उनका क्रक्स क्या निकल के आता है हमारे पास, कि इन्होंने साइंटिफिक इंक्वायरी को एम्फेसाइज़ किया, रैशनल थिंकिंग को एम्फेसाइज़ किया, और लॉजिकल रीजनिंग को, द थिंग्स बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल एविडेंसेस लाइक एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस, इन चीज़ों को क्या किया, प्रमोट किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनलाइटनमेंट मूवमेंट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी।